अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। हमने सारी मेजॉरिटी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, अब बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सी मैक्सिमाइज करना रेवेन्यू, एज आई सेड कि हमारा प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, प्राइस इंटू क्वांटिटी। हम सबको याद है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। अगर आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, आपसे कॉस्ट ज़्यादा बेटर कवर कर पाओगे, आपका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, राइट। सो यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू एंड दैट इज़ वन ऑफ योर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आप चाहते हो कि आपका क्या, आपका क्या हो, आप ये चाहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओ, ठीक है। सो दैट इज possible because total revenue minus total cost is equal to profit, and total revenue is basically price into quantity, and this is why I want to maximize my revenue. if I see, अब इसमें दो केस होता है, एक होता है अंडर प्राइस करना एंड ओवर प्राइस करना, ठीक है। अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइसिंग बोथ आर रियल थिंग्स, रियलिटी में होता है। आप अंडर प्राइस कर देते हो अपने सामान को तो उसकी वजह से आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अंडर प्राइस कर दोगे, टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, आप जितना चार्ज कर सकते थे उतना नहीं कर पाओगे। ओवर प्राइस कर दोगे तो आपको हो सकता है प्राइस तो ज़्यादा है बट आपकी क्वांटिटी कम बिके, उसकी वजह से भी टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग के आसपास आपकी एवरेज प्राइसिंग इतनी है होनी चाहिए कि आप मैक्सिमाइज कर पाओ रेवेन्यू, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन रिसर्च कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कितना प्राइस सेट करना है जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए। सेकंड क्या है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना। सी इफ आई एम अ न्यू कंपनी एंड इफ आई एम बैक्ड अप वेल, मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग का ही यूज करूंगा। सी वाई, बिकॉज जियो ने भी ये यूज करा, अब उन्हें मार्केट शेयर बढ़ाना था। दे डिडंट केम इनटू द टेलीकॉम सेक्टर फॉर चैरिटी, कोई चैरिटी करने नहीं आए थे, उन्हें मार्केट शेयर बढ़ाना था। जब मार्केट शेयर बढ़ गया, दे स्टार्टेड विद देयर ओन प्लान्स, उन्होंने स्टार्ट कर दिए विद देयर ओन प्लान्स, एज एंड एज यू नो देयर प्लान्स हैज बीन इंक्रीजिंग एवर सिंस। प्लान्स जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो थोड़े टाइम में और बढ़ेंगे, राइट। सो दे नाउ नो that there is no not enough competition left. The major competition is Airtel. I won't say Vodafone and Idea is a major competition because it's a debt ridden company. It can be closed down any day, कुछ भी हो सकता है. So I'll strictly say this is not a competition. Only Airtel is the surviving competition now. ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, इफ आई एम फाइनेंशियली बैक वेल, आई चूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो मेरे को अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो डेफिनेटली मेरे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट मार्जिन। मैंने ऊपर ही अभी समझाया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जब फॉर्मूला ही वही है तो मैं क्यों ना बढ़ाऊं अपने प्राइस, मेरे को प्रॉफिट ही कमाना है। सी नो बिजनेस कम्स एंड बेसिकली वांट्स टू ऑपरेट फॉर नॉट जनरेटिंग वेल्थ, सी राइट। तो हर किसी को वेल्थ जनरेट करनी, दे हैव टू बी इन अ फेज दैट दे अर्न प्रॉफिट, राइट। अब मेरे को मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन, सो उसके लिए आई हैव टू चूज बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी given the condition of market, given the field I am operating in, and given the time I have spent in the market, ठीक है। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और उसके बाद मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपने प्रॉफिट मार्जिन को। रेवेन्यू वो मैक्सिमाइज करना है, वो प्राइस से ही होता है, और प्रॉफिट भी अल्टीमेटली उससे ही कैलकुलेट होता है। मार्केट शेयर बढ़ाना, जैसे मैंने अगर आपको अभी एग्जांपल के साथ बताया कि अगर मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यूज करूं तो मैं अपने ही जियो का एग्जांपल बता सकता हूं कि दैट दे केम with a clear strategy that they have to increase their market share. Let's suppose हम एक दूसरी सिनेरियो बिल्कुल सोचते हैं। What if Jio came with same plans and same offering like Vodafone, Airtel and Idea and Aircel, everything same, हर चीज वो सेम दे रहे हैं, they are not offering anything new। आप मुझे लाइक ऑनेस्टली बताना कि क्या जियो के इतने सब्सक्राइबर होते जितने आज हैं, क्या होते, नहीं होते, राइट। बिकॉज मार्केट शेयर को अगर आपको इम्पैक्ट करना है, यू हैव टू डू समथिंग विद प्राइसिंग। आपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी है ऐसी जिससे आपने मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया, राइट। उन्होंने कुछ दुनिया से अलग नहीं करा,
दे जस्ट फोकस्ड अपॉन प्राइसिंग। ऐसा नहीं है कि वो 4G के टाइम पे 5G ले आए थे, नहीं, दे वर प्रोवाइडिंग 4G सर्विस, वोल्टी सर्विस वही लेके आए। तो कुछ नया नहीं था, बट हाँ प्राइसिंग ऐसी थी दैट एवरीवन हैज टू वॉच आउट कि भाई क्या आ गया। ओके, नाउ बात करते हैं मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। सी, price stability is also an important objective of pricing strategy. Why? Ever increasing price, let's suppose ever increasing price creates problem for the customers, right? Let's suppose हम एक फैशन ब्रांड की बात करते हैं, एक अरमानी इज अ ब्रांड, ठीक है। अब अरमानी जैसा ब्रांड अगर हर साल अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा 1000 रुपये और महंगा कर रहे हैं, लेट्स सपोज टी शर्ट्स यूज टू कम फॉर 7-8 thousand, फिर 8 to 9 हो गया, फिर 9 to 10 हो गया, सो बेसिकली प्राइस बढ़ता गया। अब इससे क्या हो रहा है, नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, नॉट एवरीवन विल स्पेंड और विल विलिंगली स्पेंड किया मेरे को 2000 और रुपए देने पड़ेंगे फॉर द सेम थिंग, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस पीपल माइट लुक आउट फॉर सब्सिट्यूट। तो वहां पे जहाँ पे सब्सिट्यूट्स है वहां पे प्राइस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, जब वहां पे सब्सिट्यूट्स है, ठीक है। अगर मैं वही टेलीकॉम सेक्टर में बात करूं, जियो वगैरह, जियो एंड एयरटेल, दे कैन इंक्रीज ऑन देयर प्राइसेस, बट वहां पे देर इज नॉट मच कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज इन फैशन ब्रांड एंड फैशन प्रोडक्ट्स you have to be very careful about your pricing, because if you charge way too high given your reputation, then people will look out for alternatives, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सी, हमें ऐसा लगना चाहिए, लेट सपोज इफ यू आस्क एनी एप्पल यूजर, are they satisfied spending over a lakh, spending over a lakh on a phone, right? So majority of them will say yes. Why? Because you have given a perceived value while using their product. मतलब आप किसी भी एप्पल यूजर से पूछना, मेजोरिटी ऑफ देम आर सेटिस्फाइड दैट दे आर ओके स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज ऑन अ फोन, राइट। तो वो चीज एक परसीव्ड वैल्यू उनके लोगों के दिमाग में है एक एप्पल फोन के लिए, एक एप्पल ब्रांड के लिए। तो उसको हम बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना, एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव होता है। अचीव करना प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप कौन से होता है? सी, प्राइस लीडरशिप और दोस्त जो अपने लीडर लाइक दे क्रिएट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड ROC इज बेसिकली रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉलोज, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें अचीविंग प्राइस लीडरशिप, ठीक है। अब ऐसी पोजीशन बना लेते हो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कि आपसे कोई नहीं लड़ सकता, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। लोगों को पता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके कॉम्पिटिटर्स ना आपसे कॉम्पीट ही नहीं करना चाहेंगे। दे नो कि आपने जो प्राइस सेट करा है हमें भी वही सेट करना है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ कंपटीशन भी वही फॉलो करेगा। प्राइस लीडरशिप क्या है? जैसे अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया है बाय 1000, रेस्ट ऑल ऑफ देम हैव टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो सस्ता बेच ही नहीं पाएंगे। आप प्राइस डिक्टेट करते हो मार्केट में, आप प्राइस लीडर हो, आप अपफ्रंट चलते हो कि भाई मैं जो बोलता हूँ दैट विल बी फॉलोड बाय द मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करना भी है कंज्यूमर्स को। हाई, इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, VFM, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, दैट विल अट्रैक्ट मेनी कंज्यूमर्स। इसका एग्जाम्पल भी जियो है। आपने एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकाला, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करा, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऐसी थी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज बेसिकली यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकाला, आपने अट्रैक्ट कर लिया कंज्यूमर्स को। दे डिडंट हैव एनी अदर चॉइस, दे रियली वांटेड टू ट्राई आउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे हमारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का ही ऑब्जेक्टिव होता है। फिर बात करते हैं डिक्रीजिंग कंपटीशन। मैंने अभी आपको बताया जियो, वोडाफोन और आइडिया, एयरटेल, एयरसेल, इतने सारे कंपटीशन थे, अब जियो और एयरटेल ही बच गए। आपने एक ऐसा मोनोपोलिस्टिक मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे फ्यू सेलर्स बचे हुए हैं। कंपटीशन आप डिक्रीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई आए ना, बैरियर टू एंट्रीज बनाना चाहते हो।
ठीक है। यू डोंट वांट मेनी पार्टिसिपेंट्स इन योर एरिया, बेसिकली सेइंग, ठीक है। आप कंपटीशन डिक्रीज करना था तो यू वांट टू किल द कंपटीशन, राइट, स्लोली एंड स्लोली। इसमें हम जैसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। चाइनीज फोन्स काइंड ऑफ लाइक थ्रू आउट इंडियन स्मार्टफोन्स, ठीक है, इंडियन स्मार्टफोन्स ब्रांड। सो ये उनका स्ट्रैटेजी था, डिक्रीज कर दिया कंपटीशन को। तो ये हमारा कह सकते हैं डिक्रीज कंपटीशन का एग्जांपल। ओके, ये हमारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। सी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक वेरी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फर्म। अब आपको नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द फर्म इन द मार्केट, राइट। अब बात करते हैं, थोड़ा मैं कुछ कंपनीज के एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ पे नाचोस आते हैं, ठीक है। दे वांट, जो जो नाचोस थे वो इतने फेमस नहीं थे इनिशियल डेज में। वाई? बिकॉज दे वर प्रेटी एक्सपेंसिव। 40 रुपीज का एक पैक आता था, ठीक है। 40 रुपीज का पैक आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 ईयर्स अगो, अभी की बात नहीं कर रहा, राइट। अब क्या होता है 40 रुपीज के प्राइसिंग में, दो देयर टेस्ट वर डिफरेंट, दो लाइक यू वांटेड टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, डेफिनेटली वर्थ फॉर द प्राइस, बट हर कोई नहीं पे करना चाहता था। बिकॉज फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, फॉर ईटिंग स्नैक्स लाइक चिप्स, nachos kind of comes in a same category. तो चिप्स के लिए द अमाउंट दैट दे वर विलिंग टू पे वाज ₹10 to ₹20, राइट। ऐसा नहीं कि चिप्स के पैक्स नहीं आते थे 40-30 रुपीज के। मेजोरिटी ऑफ द पैक मेकर्स यूज टू सेल इट फॉर ₹10 or ₹20, और इनका ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। Now for nachos, what they had to do is basically come up with smaller packets. ये इनकी strategy थी. Smaller packets basically implying lower prices. Smaller packets, lesser quantity and lower prices. ठीक है. अब जो ये चिप्स का मार्केट था, that basically gets divided. I'm not saying कि majority share वहाँ पे shift हो गया. No, not as of now. But this is the step in the right direction. If I was one of the companies like Nachos, Doritos, if I was one of the like person who was running the company, I would have suggested this as well. तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे 10 रुपए के पैकेट्स निकाल दिए। अब इससे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन आपने बढ़ा दिया। यू विल सी मेनी ऑफ द शॉपकीपर्स कीपिंग दिस प्रोडक्ट इन देयर एरिया। अब इसकी वजह से लोगों की जो पॉकेट वैल्यू है, जो दैट दे थिंक दैट दिस इज द राइट अमाउंट टू स्पेंड ऑन फॉर अ चिप्स प्रोडक्ट, तो वो बाय करेंगे, ठीक है। इसीलिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू विद एन एग्जांपल, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हैव एन इन्फ्लेटेड इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी गेन्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ नाचोस का एग्जांपल। उनकी सेल्स जो है काफी लिमिटेड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, जो विद टाइम बढ़ रही थी। बट इफ दे वांटेड टू हैव increase in their sales multiple times, multifolds, they have to come with smaller packets. They had to come with starting entry prices as well, ठीक है। It can be also utilized by company for brand building activities, ठीक है। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हमने सस्ती प्राइस की बात करी, अब महंगी प्राइस की भी बात करते हैं। जैसे फिर से हमारा फेमस एग्जांपल एप्पल, ठीक है। अब एप्पल के अगर आप लैपटॉप्स की बात करो, दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव, दे डजंट कम फॉर चीप, राइट। मैकबुक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो स्टार्टिंग अ मैकबुक विच वॉज लाइक फॉर 2-3 or 4 years old, probably for 60 or 70,000, राइट। सो द स्टार्टिंग रेंज इज प्रीटी एक्सपेंसिव, कोई सस्ता नहीं है, काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब प्राइस आपने थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर रखा है, प्राइस आपका प्रीमियम है, तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। सी व्हाट यू आर ऑफरिंग, दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कल को इफ एप्पल की जगह कोई नया ब्रांड आता है और वो भी इतना चार्ज करने लगता है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं। दे आर प्रोवाइडिंग यू समथिंग, बट दे आर ऑल्सो चार्जिंग प्रीमियम फॉर दैट फ्रॉम यू, ठीक है। तो अब प्राइसिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर प्रीमियमनेस एंड देयर एक्सक्लूसिवनेस,
पीपल थिंक दैट इट्स अ डिस्टिंग्विश ब्रांड। एप्पल को फिर एक डिफरेंट ब्रांड की तरह ट्रीट करा जाता है। एन एवरेज कंज्यूमर थिंक दैट if anyone owns an Apple product, they have to be considered rich, right? That's the mindset that you signals out when you are using an Apple product in public area, right? तो इससे एक brand build हो जाता है, and that actually leaves an aspiration for many people, those who don't have those products, thinking that this premium brand will actually make me look premium, right? But that's not the reality. But ये एक ऐसा केस बनता है जहाँ पे अब यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं कंपनीज का फॉर ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर वेरी हेल्पफुल इन ग्रोइंग बिजनेसेस एज इट हेल्प्स कैश जनरेशन इन द फॉर्म। ठीक है, प्राइस जनरेशन क्यों नहीं जरूरत है भैया? आपको पैसों की जरूरत तो हर बिजनेस को, ठीक है। अगर आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है बहुत हेल्पफुल है ग्रोइंग बिजनेस के लिए, अगर आप बेटर स्टेज पे हो। रे सी आई टॉक अबाउट दिस, जियो का एग्जांपल है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात करता हूँ, फिर भी पेनिट्रेशन प्राइसिंग जियो, though they suffered loss initially, now they acquired a majority of market share, and they know, because the market is such that there are not many players available in the market, they can squeeze out money from these customers, and the customers in India specifically, the numbers will only increase, as you know। ठीक है, तो numbers अभी भी बहुत ज़्यादा है और भी बढ़ेंगे, तो उनसे और वो पैसे जनरेट कर पाएंगे। एक बार फ्री दे दो, हमारी आदत लगा दो, उसके बाद आदत लगाने के बाद उनसे पैसा चार्ज करना शुरू कर दो। दैट इज द की यहाँ पे इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, डिक्लाइनिंग डिमांड, दिस फैक्टर इज वेरी हेल्पफुल इन चूजिंग द करंट प्राइस द कंपनी शुड बी चार्जिंग फॉर द गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड फॉर द क्लाइंट। ठीक है, जब डिमांड कम हो रही है तो अब यहाँ पे क्या करो, फर्म को ना डिमांड का प्राइस नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है कि डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि डिमांड ऊपर जा रही है तो ऑर्डर क्वांटिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फर्म को किस प्राइस से चार्ज करना है। तो अगर डिमांड जो है कम हो रही है आपके प्रोडक्ट्स की, तो आप प्राइस को थोड़ा सस्ता कर दो, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीद पाए। ठीक है, डिक्लाइनिंग डिमांड में यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस, बेसिकली कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे जिससे शायद लोग आपका प्रोडक्ट ट्राई कर लें। अब कॉम्पिटिटर्स बेटर आ गए, इसकी वजह से हो सकता है आपकी डिमांड डिक्लाइन कर रही है, इसीलिए आप प्राइस थोड़ा सस्ता रखना चाहते हो, इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको प्राइस कम रखने पड़ेंगे इन डिक्लाइनिंग डिमांड। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड इन्फ्लेशन, when there is a problem in existing supply chain of a company, then the firm distribution network is disturbed, and the same is the case for inflation as well. Inflation also tries to affect the pricing strategies of a company, but the firm needs to keep a check on these steps so that pricing strategy are not affected by it. See, basically कहने का मतलब क्या है, जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, कोई आपका मैन्युफैक्चरर या आपके रिटेलर स्ट्राइक पे चले जा, सॉरी मैन्युफैक्चरर नहीं, होलसेलर या रिटेलर जो है, वहाँ उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो चाहते हैं कि आप अपने मार्जिन बढ़ा दो, राइट। होलसेलर चाहते हैं उनके मार्जिन बढ़ जाए, या फिर वो आपके प्रोडक्ट्स को आगे नहीं जाने पड़ेगा। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कंज्यूमर तक वो प्राइसिंग का इम्पैक्ट पड़े ना पड़े या धीरे धीरे पड़े। सो यू हैव टू बी प्रेटी स्मार्ट अबाउट दीज डीलिंग्स। इन्फ्लेशन का भी है, जब इन्फ्लेशन होता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो गोज अप। नाउ इन दैट केस यू नो दैट बिकॉज कॉस्ट जो ज़्यादा हो गई है रॉ मटेरियल की, अब एक्चुअल में प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, बट यू डोंट वांट टू चार्ज हायर प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर आपका लगता है कि इतनी इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है कि मैं उतना प्रोडक्ट के लिए इतने पैसे मांगू, तो आपको इन्फ्लेशन के टाइम पे भी रॉ मटेरियल थोड़ा चीपर कॉस्ट पे एक्वायर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन डिस्टर्बन एंड इन्फ्लेशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दैट फर्म कैन शो दैट स्विचिंग देयर बिजनेसेस टू अनदर फर्म और से इवन द trading supplier and distribution network can result in paying premium, and in this way they can continue to secure their relationship with the existing vendors. सो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, लेट सपोज आप दूसरे पे स्विच ना करो, बस दूसरे पे स्विच करने का डर दिखाओ। ठीक है, आपका लेट सपोज एक कंपनी है, आरसी कंपनी है, एंड देन देयर इज होलसेलर बीच में एंड देयर इज रिटेलर बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारा कंज्यूमर आता है।
चेन चलती है। अब आरसी कंपनी जो है, ये होलसेलर अपना जो कट है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहता है 5% से, ठीक है। तो आपने इसको बोला कि देयर इज़ अनदर होलसेलर जो करंट ऑफरिंग पे लाइक 0% इंक्रीज पे मुझे सेम सर्विस दे देगा, ठीक है। एंड आई बेसिकली स्विच टू, ठीक है। जब अगर आप ऐसा डर दिखाते हो तो ये जो +5% वाला ना, ये केस होगा ही नहीं। हिल से ठीक है, जो करंटली चल रहा है चलते रहें, तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है, नहीं बढ़ाएंगे, आगे का देख लेंगे। तो यहाँ पे आप री इवैल्यूएशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू लुक आउट फॉर मेजर्स वेयर यू वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव द पावर टू मेक द डील्स। ऐसा ना हो कि होलसेलर आपको डिक्टेट करे, आपके पास वो पावर होनी चाहिए। यू हैव टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, बिकॉज दीज आर मिडल मैन। आप हो एक्चुअल में जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बना रहे हो, सो यू शुड बी डिक्टेटिंग दोस थिंग्स, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हार्डशिप फेस बाय क्लाइंट। Sometimes the hardship or the problem faced by the clients are so much that they are not willing to ask for any types of price concession as well. These situations should be kept under check by the firm so that they do not lose good clients. So होता क्या है कि काफ़ी बार जो clients होते हैं आपके, दे आर नॉट इन गुड फाइनेंशियल पोजीशन। हो सकता है कुछ भी होगा, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री बर्न आउट कर गई, देयर सोर्स ऑफ इनकम हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट, डिप्राइव हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कभी कभार यू शुड बी कीपिंग अंडर चेक कि हाँ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए। अगर मेरा क्लाइंट है, मे बी कल को रीपे कर देगा, या फिर इफ़ आई एम चार्ज इट एट द करंट प्राइस, वो उस पर दे देगा, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे सैलून में जाते हैं आप, एज यू नो, ठीक है। सैलून में क्या होता है, यूजुअली द प्राइसेस इंक्रीजेस आफ्टर अ, प्राइस बढ़ता है, इन्फ्लेशन है तो बढ़ ही रहा होगा। एज यू आर एन ओल्ड कस्टमर हो आप, तो आप क्या बोलते हो, सर हम तो पुराने हैं, चार्ज यूजुअल अमाउंट फ्रॉम मी, राइट। सो बेसिकली सेइंग कि मेरे से तो आप उतना ही अमाउंट ले लो, ओके। एंड देन यू टेल कि घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, बाद में देख लेना, बाद में भी जब भी आपका इंक्रीज होगा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आप हार्डशिप फेस बाय क्लाइंट्स। Increased awareness of the competition. When there is a lot of competition for the goods and service provided by the firm, then the firm might consider the price points adopted by other firms in the business so that they do not lose on their existing clientele. So basically competition की बात है, जब highly competitive market होगी, then pricing strategies में आप ये नहीं कर सकते कि आप एकदम से प्राइस बढ़ा दो, बिकॉज अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके क्लाइंट्स को खाना चाहते हैं, बेसिकली दे वांट टू एक्वायर योर क्लाइंट्स। तो तब आप वहाँ पे आपको कंपटीशन से अवेयरनेस होनी ज़रूरत है कि दूसरे को क्या ऑफर मिल रहा है, दूसरा क्या दे रहा है ऑफरिंग पे। अगर मैं उतना और उससे ज़्यादा दे दूँ, उससे ज़्यादा ऑफर करने लगूँ, उससे ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज करने लगूँ, तो क्या मेरे पास लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द कंपटीशन इंक्रीज एज वेल, ठीक है, राइट। तो अब मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ओके, राइट। सो यहाँ पे आई टॉक अबाउट द मेजोरिटी लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आपको क्वेश्चन आना चाहिए या फिर कैसे आपको याद रखना चाहिए, इसका मैं सिंपल सिंपल सी एक कहानी से बताता हूँ, राइट। सो मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टाइम पे हमेशा बोलता हूँ, थिंक ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल as a product as a product being developed, और इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूँ जैसे आपकी आसानी हो जाए समझने के लिए। being produced in a developed nation, ठीक है। सी होता क्या है, प्रोडक्ट ना एक लाइफ साइकिल से गो थ्रू करता है, प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल से गो थ्रू करता है। जब हम बात करते हैं सेल्स, हम सेल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे होता क्या है, इनिशियल स्टेज पे एक प्रोडक्ट जब भी हमेशा बनता है तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, R&D, लेबर, बहुत सारी कॉस्ट होती है। सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत एक्सपेंसिव पोर्शन होता है। जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जब भी एक स्मार्टफोन लेके आना था, उस पर काफ़ी रिसर्च करी गई, डेवलपमेंट करी, और उसको ऐसे ही प्राइस करा गया कि हम R&D कॉस्ट को कवर अप कर पाए, ठीक है। तो जब भी ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते थे, तो ये दे यूज टू टारगेट डेवलप मार्केट्स ओनली। डेवलप मार्केट्स क्यों?
बिकॉज दे नो कि जो ये प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हर कोई पे नहीं कर पाएगा. लेट सपोज जो स्मार्टफोन इनिशियल डेज में आए थे, बिल्कुल not everyone had the money to buy a smartphone because they were pretty expensive and the technology was new, right? So if I am a phone maker, where will I target my product? I will target my product in developed markets where the people are willing to pay a higher prices. मतलब मैं अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह बेचूंगा जहाँ पे लोग ज़्यादा पेमेंट या पैसे देने के लिए रेडी हैं. ठीक है. अब वही हम यही बात कर रहे हैं कि जब डेवलप मार्केट्स में हम बात करें तो आप डेवलप मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचोगे. इंट्रोडक्शन फेज में हमेशा हु विल बाय योर प्रोडक्ट, जब भी आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट बायर्स. जो होते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं. ठीक है. इनको हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, राइट. सो दे हैड दिस क्यूरियोसिटी. उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया आया मार्केट में, वी शुड ट्राई इट. ठीक है, चाहे कितना एक्सपेंसिव हो. सो एट दिस पॉइंट द प्राइस इज वेरी हाई. ठीक है. प्राइस काफ़ी महंगा होता है और ये प्राइस काफ़ी महंगा है. डेवलप्ड मार्केट में ही ये सेल हो रहा है. अब मैं ये कहूँगा कि डेवलप मार्केट के अलावा आज के टाइम पे तो बहुत, क्योंकि एज यू नो डिस्पोजेबल इनकम बहुत जगह बढ़ गई है, बट स्टिल द प्राइस विल रिमेन हाई और सेल्स हमेशा कम रहती है बिकॉज इट्स ए इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट. होता क्या है दैट धीरे धीरे वो प्रोडक्ट थोड़ा मेच्योर होने लगता है, तो ग्रोथ स्टेज में आने लगता है. अब इसकी जो कॉस्ट होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग, द कॉस्ट गोज डाउन. जो कॉस्ट जो होती है ऑफ प्रोड्यूसिंग इन दिस स्टेज सेकंड में, कॉस्ट जो होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, राइट. सो प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट नाउ इन द सेकंड स्टेज इट वोंट बी दैट एक्सपेंसिव. नाउ नॉट ओनली डेवलप मार्केट, यू विल स्टार्ट टारगेटिंग डेवलपिंग नेशन. जो अच्छे से खासे डेवलपिंग नेशन है, अब वहां पे भी अपना सेल आउट करना शुरू कर दोगे. प्रोडक्ट कॉस्ट सस्ती हो गई है तो ग्रोथ होने लग जाती है मार्केट आपके प्रोडक्ट की. ठीक है. ग्रोथ के बाद एक टाइम फेज आता है जब आप मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हो, जब आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट अब पुराना होता जा रहा है. ठीक है. देर इज नो मच इनोवेशन नाउ. ठीक है. अब मेरा प्रोडक्ट पुराना होता जा रहा है, मैं मेच्योरिटी फेज पे आ रहा हूँ, अब सेल्स भी नहीं बढ़ रही. ग्रोथ स्टेज में सेल्स बढ़ जाती है काफी ज्यादा, क्योंकि अब अर्ली अडॉप्टर्स ने बाय कर लिया, उनकी तरफ से अर्ली अडॉप्टर्स की तरफ से टिक मिल गया. ठीक है. अब उसके बाद ग्रोथ स्टेज में मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स हु रियली वांटेड टू बाय द प्रोडक्ट, जैसे थोड़ा कॉस्ट सस्ता हुआ उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया. मेजॉरिटी में क्या होता है, आपकी सेल्स और बढ़ जाती है. ठीक है. मेजॉरिटी में आपकी सेल्स पीक कर जाती है. दिस इज द पीक, राइट. दिस इज द पीक. पीक कर गई है सेल्स यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा. उसके बाद क्या होता है, एज पीपल आर वेयर आउट बाय योर प्रोडक्ट और समथिंग न्यू कम्स इन द मार्केट, जो मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन करने लगता है आपका प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल स्टेज में आपका प्रोडक्ट डेवलप नेशन में ही बन रहा होता है. बाद में बिकॉज द कॉस्ट आपकी ऑलरेडी और गिर जाती है, मेच्योरिटी स्टेज में कॉस्ट और गिर जाती है. अब कोई बेनिफिट नहीं है उस प्रोडक्ट को डेवलप नेशन में बनाने के लिए, बिकॉज डेवलप नेशन में रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग इज प्रीटी एक्सपेंसिव. तो ये जो कॉस्ट जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट हो जाती है डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन से डेवलपिंग नेशन में. ठीक है. जो डेवलप्ड मार्केट वाले हैं वो अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर लेते हैं, कहाँ से, अपनी जगह से किसी डेवलपिंग नेशन पे, बिकॉज अब ये जो मेजोरिटी ऑफ बाइंग होगी ये डेवलपिंग नेशन से ही होगी. डेवलप नेशन जो वाले हैं दे हैव ऑलरेडी मूव टू अ न्यूअर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, थोड़ा हायर एंड प्रोडक्ट पे चले गए हैं और ये मेच्योरिटी आ चुकी है इस प्रोडक्ट की. ठीक है. उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है. दिस इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मतलब आप कुछ और वेरिएंट ले आए, कुछ और अपडेट्स ले आए, उसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल और बढ़ गई, मेच्योरिटी एक्सटेंड होगी, कहने का मतलब ये, राइट. तो हमेशा याद रखना ये डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का एग्जांपल, जब हम बात करते हैं इनिशियली अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं जो यहाँ पे बाय करते हैं, उनको लेट लेगार्ड्स कहते हैं, मतलब लेट लफीस, जिनको पहले लग रहा था कि क्या करेंगे स्मार्टफोन यूज करके, अल्टीमेटली दे हैड टू बाय द फोन. बट इस टाइम पे जब उन्होंने फोन बाय करा तो कॉस्ट काफी सस्ती हो चुकी है. ठीक है. बिकॉज अब स्मार्टफोन्स में भी बेटर ऑप्शन आने लगे, मतलब एंड्रॉयड वर्जन, iOS वर्जन, वो सब लेटर. मतलब इसमें आप कंप्यूटर का एग्जांपल भी दे सकते हो. कंप्यूटर ने जब स्टार्ट करा था तो कंप्यूटर की सेल्स जो होती थी बस बहुत लिमिटेड मार्केट्स में होती थी. अब बड़ी कंपनीज ही बाय कर सकती थी. उसके बाद इंट्रोडक्शन टाइम पे प्राइस बहुत हाई होता है, ग्रोथ के टाइम पे थोड़ा प्राइस लोअर हो जाता है और बेटर मार्केट्स में मिलने लगता है. उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज पे
ऑलमोस्ट सब लोगों ने वो पुराने टीसीटी वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स होते थे, वो वाले डब्बे वाले जो हम कंप्यूटर्स बोलते थे, वो सब यूज़ कर लिए। उसके बाद हमारा एलईडी प्रोडक्ट आ गया है, तो अब एलईडी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, तो वैसे वो डिक्लाइन करता है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच इज बीइंग यूज्ड। अब प्रोडक्ट एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि वहाँ पे आपने कुछ और ऐड ऑन कर दिया, कुछ और बेटर सपोर्ट दे दिया, जिसकी वजह से उसकी लाइफ और थोड़ी बढ़ गई, राइट। बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम डाउन, ठीक है। सेल्स थोड़ी और बढ़ गई, 2-3 साल और एक्सटेंड कर गई, बट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली द सेल्स हैज़ टू कम डाउन, द प्रोडक्ट हैज़ टू कम टू एन एंड, दिस इज द लाइफ साइकिल दैट दे हैज़ टू फॉलो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा से आते हैं, हमेशा से आए हैं और आते भी रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। सो दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल अबाउट, ठीक है, राइट। सो नाउ एज वी हैव लाइक कवर्ड होल यूनिट 3, यहाँ पे अभी भी एक और वीडियो है वेयर आई विल कंटिन्यू ऑन यूनिट 3। सो एज यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2। पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो पेपर 1 की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एंड फुल प्रूफ करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, डाउनलोड द ई बुक्स, राइट। ई बुक्स को डाउनलोड करना आसान है, फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600, वहाँ पे हाई भेजना है, और आपको जिस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको नॉलेज बुक चाहिए, जैसे फॉर दिस इज फॉर यूनिट 10, यू कैन अवेल फॉर एनी अदर यूनिट, राइट। सो आप अवेल करो, असेंशियल्स को बाय करो, वाई, इट्स फॉर फ्री। यहाँ पे बाय करना बेसिकली यू हैव टू गेट इट, व्हाट्सएप करो, एसेंशियल्स को डाउनलोड करो एंड रीड इट ऑन योर ओन, पता तो लगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, एंड कोई यूनिट वीक है तो उसको इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, ठीक है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने टैलेंट ब्लेजर ऐप अगर ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं करी है, सो डू डाउनलोड दैट फ्रॉम द प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। द लिंक फॉर द सेम विल बी गिव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो दैट आई हैव मेड, सो डू लीव अ लाइक, बट डू press on like button, subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video on this unit, right? And share this video with your friends, बहुत important है, so that they can enhance in their preparation journey, right? So subscribe करना मत भूलना, and press the bell icon as well, because बेल आइकन दबाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक करना, बिकॉज इफ दैट इज दैट इज द वे यू कन्वे अबाउट द वीडियोज क्वालिटी, ठीक है। कुछ और भी हो, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। कुछ और एग्जांपल आपको अगर याद आए हो, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग के, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता सकते हो। एवरीथिंग इज ओपन, it's a discussion forum, basically you can comment it down, right? So thank you all for joining. I'll make sure if you do reply on the comment, I will try to reply you on all the comments of on for your doubts and queries, हर चीज़ के बारे में बता दूंगा, and make sure that you join me whenever I come up with the next video. Okay, so thank you all.